हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। मानव में जनन के अंतर्गत हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्या होगा कि जो हमने पढ़ा था नर युग्मक हमारे पास बनता है वृषण में, जिनको हम कहते हैं मेल गेमिट, ठीक है, और दूसरा होता है मादा युग्मक, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था फीमेल गेमिट, ठीक है। नर युग्मक हो गया शुक्राणु यानी स्पर्म, और मादा युग्मक हो गया अंडाणु यानी ओव। ये दोनों आपस में जुड़े और जुड़कर क्या करते हैं, ये युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जो होता है देखो, ये एन पोजीशन में होते हैं और ये भी एन यानी एगुणित एगुणित हेप्लॉइड होते हैं। और जो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, द्विगुणित यानी डिप्लॉइड बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक का जुड़कर, आपस में जुड़कर या संलयन होकर द्विगुणित युग्मनज का बनना क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। ये निषेचन की परिभाषा हो गई। अब निषेचन होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक कहलाता है इसमें बाह्य निषेचन, ठीक है, और दूसरा यानी बाह्य निषेचन को हम बोल देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन जिसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, नाम से पता चल रहा है, अगर निषेचन की जो प्रक्रिया होती है ये मादा शरीर के बाहर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य निषेचन। अगर मादा के शरीर में होती है तो उसे आंतरिक निषेचन हम कह देंगे। कंप्लीट है। अब कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं पानी के अंदर निषेचन हो रहा है, जल है, जैसे मान लेते हैं कोई मछली है और हमारे पास क्या है, मादा मछली है, ठीक है, ये मादा मछली है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर फीमेल फिश है। ये आएगी और अपने जो अंडाणु है, जो ओवम है, वो यहाँ पर इस तरह छोड़ देती है। उसके बाद में क्या आएगा, इस यहाँ पर जो नर है यानी जो मेल है वो यहाँ पर आएगा और इनके ऊपर बहुत सारे शुक्राणु है वो ऐसे रिलीज कर देगा। तो निषेचन यहाँ पर जल के अंदर होता है, तो मादा शरीर के बाहर हो रहा है तो कहलाएंगे बाह्य निषेचन। अगर मादा के शरीर में होता है तो उसको क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन। ये कहाँ होता है, जैसे हमने पढ़ा था हमारे पास अंडाशय है और फिर उससे जुड़ी हुई है अंडवाहिनी, ठीक है। अंडवाहिनी में एक भाग हमने पढ़ा था, इसका नाम था तुम्बिका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एम्पुला, ठीक है। तो तुम्बिका में होता है निषेचन। और हाँ, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कहाँ होता है, उनको कहा गया है कि तुम्बिका और जो संकीर्ण पथ है, संकीर्ण पथ जिसको हमने नाम दिया था इस्थमस, ठीक है, इस्थमस या और एम्पुला, जिनका जो जुड़ने वाला भाग रहेगा, संधि स्थल रहेगा, वो निषेचन वहां पर होता है। तो अगर आप राजस्थान बोर्ड या अदर बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो तुम्बिका या एम्पुला में होता है, और एनसीईआरटी अकॉर्डिंग तुम्बिका जो एम्पुला है और जो संकीर्ण पथ यानी स्थमस है, उनके जुड़ने वाले स्थान पर निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। अब आंतरिक निषेचन में क्या होता है, आंतरिक निषेचन में जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास मादा युग्मक है और ये हमारे पास नर युग्मक है। सबसे पहले उनका साइटोप्लाज्म होता है, ये आपस में जुड़ जाता है, जीव द्रव्य जुड़ता है तो साइटोप्लाज्म उनका आपस में जुड़ता है, तो हम इसको बोल देंगे साइटोगेमी, उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। यानी उनका जीव द्रव्य आपस में जुड़ता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, साइटोगेमी उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इनका केंद्रक जुड़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इनका केंद्रक आपस में जुड़ रहा होता है, तो केंद्रक के लिए हम काम में लेते हैं वर्ड केरियो, ठीक है, तो नाम हम लगा देंगे गेमी, केरियो गेमी यानी केंद्रकों का जुड़ना, केरियो गेमी, ठीक है। आप डिक्शनरी बनाते हैं तो उसमें वर्ड लिख लीजिए, केरियो जो वर्ड आता है ये केरियोन, इसका मतलब होता है केंद्रक, ठीक है। दूसरा वर्ड है गेमी, गेमी का मतलब होता है फ्यूजन यानी जुड़ना, हाँ, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ठीक है।
साइटो यानी यहाँ पर होता है कोशिका, एक यहाँ से वर्ड मिलेगा आपको जाइगो, ठीक है, जाइगो, जाइगो का मतलब होता है युग्म, पेड़, जोड़े। देखो इसी वजह से हम युग्मनज नाम बना दिया, युग्म का मतलब होता है पेड़, जाइगो का मतलब होता है जोड़ा, इसमें डबल हो गया ना, 2 1 हो गया, इस वजह से इसका नाम जाइगोट हो जाता है। कंप्लीट है। तो ये हो गया निषेचन का इंट्रोडक्शन। अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि मानव में निषेचन होता कैसे है। ओके, तो अब निषेचन की प्रक्रिया को हम विस्तार से स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास शुक्राणु होते हैं, ठीक है, ये अंडाणु तक पहुंचते हैं, ठीक है। पहली प्रक्रिया ये रहेगी कि जो जनन नाल है उसके अंदर बहुत सारे शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं, लगभग 400 मिलियन शुक्राणु है वो यहाँ पर छोड़े जाते हैं, और फिर ये गति करते हुए, पूंछ के द्वारा गति करते हुए ये कहाँ तक पहुँचते हैं, ये अंडवाहिनी तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ तक केवल 100 ही पहुंच पाते हैं, 400 मिलियन में से 100 ही, बाकी सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब नष्ट कैसे कैसे हो सकते हैं कि देखो पहले तो नष्ट हो जाएगा कि ये जनन नाल है ये अम्लीय होता है, इस अम्लीयता की वजह से नष्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, यहाँ की जो श्लेष्मा होती है यानी उपकला उत्तक है, उनके अंदर आपने पढ़ा है श्लेष्मा म्यूकस की लेयर होती है, उसमें होती है फेगोसाइट सेल, बक्षकाणु कोशिकाएं, फेगोसाइट सेल है, ठीक है। ये क्या कर देती है, उनको खा जाती है और उनको नष्ट कर देती है। कुछ होते हैं वो यहाँ पर आपको पता है पक्षमाभी उपकला है, तो उस पक्षमाभ के अंदर फंस जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर शुक्राणु है ये बहुत कम पहुंचेंगे, यानी जो स्पर्म है ये बहुत ही कम फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये गति करते हुए, ये गति कैसे करते हैं, ये करते हैं लगभग 1 से 4 मिलीमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 1 से 4 मिलीमीटर ये गति करते हैं। जब ये गति करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं, अंडवाहिनी में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले जो निषेचन की प्रक्रिया, देखो पहला हमने यहाँ पर पढ़ लिया, सेकंड में यहाँ पर बताता हूँ कि उसके अंदर योग्यतार्जन होता है, कैपेसिटेशन आता है। कैपेसिटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो शुक्राणु है वो अंडाणु को निषेचित करने की योग्यता अर्जित कर लेता है, ठीक है। वो कहाँ पर हो जाती है, वो गर्भाशय में, और जो अंडवाहिनी है वहां पर ही इसमें योग्यता अर्जित हो जाती है अंडाणु को निषेचित करने की, उसको हम क्या बोल देते हैं, योग्यतार्जन या कैपेसिटेशन। अब उसके बाद में क्या होता है, जो अंडाणु होता है, जो ओवम होता है, जो यहाँ पर प्रेजेंट है अंडवाहिनी में, इसके द्वारा एक रसायन का स्राव किया जाता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजिन, ठीक है। इंग्लिश का नाम भी यही है फर्टिलाइजिन, जो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज, और ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, और प्रोटीन यानी प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक तरह का, ठीक है। तो ये इनके पास ये किसके के द्वारा स्रावित होता है, ये इस अंडाणु यानी ओवम के द्वारा स्रावित होता है। और जो शुक्राणु है उसकी सतह पर, उनके कोशिका द्रव्य की सतह पर होता है एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के ताला चाबी सिद्धांत की तरह काम करेंगे, और ये शुक्राणु है इनको योग्य पहचान करने में सहायता करते हैं, प्लस उनके शुक्राणु का समूहन, शुक्राणु का क्या हो जाएगा, समूहन, यानी उनका समूह बनाने में हेल्प करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्म एग्लूटेशन, ठीक है, उसमें ये हेल्प करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर पहचान हो गई शुक्राणु की, अब क्या होता है, शुक्राणु के जो एक्रोसोम आपने पढ़ा है यहाँ पर उपस्थित होता है, इस एक्रोसोम के द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम होता है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम स्रावित होता है। ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो कोरोना रेडिएटा, अंडाणु की मैंने संरचना में आपको बताया था कोरोना रेडिएटा होता है, कोरोना रेडिएटा की जो कोशिकाएं हैं वो किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया वो देखें, आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा अंडाणु की संरचना का। तो कोरोना रेडिएटा है ये हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा, हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है, उनको चिपकाने का काम करता है।
तो हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, हाइलुरोनिक अम्ल है ये, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ये भी क्या, इसको क्या किया जाएगा, हाइलुरोनिक जो है अम्ल उसको हाइलुरोनिडेज एंजाइम के द्वारा पाचन कर दिया जाएगा। उसके पश्चात क्या होता है, ये जो है इसका एक्रोसोम, उसके द्वारा ही एक दूसरा एंजाइम और निकाला जाता है जिसका नाम होता है एक्रोशीन। ठीक है, ये एक्रोशीन एंजाइम क्या करेगा, जो जोना पेलुसिडा है उसमें भेदन कर देगा, उसमें छेद कर देगा और अंडाणु को शुक्राणु को उसमें एंट्री मिल जाएगी अंडाणु के अंदर। तो ये दोनों के दोनों एंजाइम है, यहाँ पर ये स्रावित होंगे। ए है हमारे पास हाइलुरोनिडेज और बी हो गया एक्रोशीन एंजाइम। कंप्लीट है। ओके, अब ये जो दोनों के दोनों एंजाइम है ये इनको क्या करते हैं, अंडाणु में प्रवेश करवा देते हैं, एंट्री हो गई। जैसे ही अंडाणु के इसमें प्रवेश हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जो एक्रोसोम है उसके द्वारा एक तंतु बनता है इस तरह, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है रेड कलर से, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ठीक है, इसका नाम होता है एक्रोसोम तंतु। एक्रोसोम तंतु का निर्माण होता है। एक्रोसोम तंतु को दूसरा एक और नाम बोल सकते हैं, एक्रोसोम फिलामेंट इंग्लिश में कह देंगे, या इसको दूसरा नाम होता है ट्यूब्यूल। एक्रोसोम ट्यूब्यूल का निर्माण होता है। कंप्लीट है। और इनके साथ ही क्या होता है, जो अंडाणु होता है, देखिए यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं तो अंडाणु भी क्या करेगा, इस तरह उसमें उभार बनेगा शुक्राणु की ओर। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, ये अंडाणु के द्वारा एक उभार बन रहा है, एक आउट ग्रोथ बन रही है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अंडाणु शंकु, ठीक है, या ओवम कोन। ठीक है, इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं निषेचन शंकु। निषेचन में सहायता कर रहा है तो इसका नाम दूसरा क्या हो जाएगा, निषेचन शंकु या फर्टिलाइजेशन कोन, ये बन जाएगा यहाँ पर। कंप्लीट है। अब ये क्या करेगा, ये इसको अंदर की ओर खींच लेगा, किसको, ये जो हमारे पास शुक्राणु है उसको अंदर की ओर खींच लेता है। ध्यान रखना है, शुक्राणु का केवल शीर्ष भाग है वो ही अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा, इसका पूंछ नहीं करेगा। और मध्य खंड के अंदर कंफ्यूजन है अभी भी, यानी कई किताबों में कहते हैं कि मध्य खंड प्रवेश करता है, कहीं पर होता है कि मध्य खंड प्रवेश नहीं करता, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो शीर्ष भाग है, यानी शीर्ष के साथ में ग्रीवा भाग भी आ जाएगा, ध्यान रखना है, वो अंडाणु में प्रवेश कर गया। तो ये अंदर का जो भाग है ना, केवल वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। बाहर का कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा है, वो इसके चारों ओर नहीं दिखाया है, वो ध्यान रखना है, प्रेजेंट होता है, नष्ट नहीं हुआ। यहाँ पर केवल एक छेद ही हुआ था उसके अंदर। कंप्लीट है। जैसे ही ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो यहाँ पर जो अवकाश है ना, ये अवकाश, इसका नाम क्या दिया था बताएं, जल्दी बोलिए। इसका नाम था पेरीविटेलाइन स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस या पेरीविटेलाइन अवकाश। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन है ये व्यवस्थित हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं वल्कुटी रसायन। ये व्यवस्थित होने लग जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाते हैं। ठीक है। और इससे एक झिल्ली बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, एक पतली झिल्ली बन जाती है। ये क्या, इस प्रक्रिया को हम बोल देंगे वल्कुटी अभिक्रिया। वल्कुटी अभिक्रिया कंप्लीट है, या इसको हम बोल देते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये इकट्ठे हो जाएंगे, वल्कुटी कण है ये इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अंडाणु के अंदर जो है हमारे पास ओवम है उसमें और स्पर्म इंटर नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट है। अब देखिए इंटर क्या हुआ है, इंटर में इसके अंदर केवल एक तो न्यूक्लियस हुआ इसका, उसके आगे की साइड में है एक्रोसोम और पीछे की साइड में 2 सेंट्रियोल है, 2 तारक केंद्र है। ठीक है, 2 तारक केंद्र है। अब क्या होता है, इसका एक्रोसोम पार्ट है, सबसे पहले तो इसमें ये होगा कि ये यहाँ पर 180 डिग्री है, ये रोटेट कर जाएगा, 180 डिग्री पर ये घूम जाएगा, यानी जो इसका तारक के अंदर है वो इस साइड में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में
जो केंद्रक है वो यहाँ रह जाएगा और एक्रोसोम यहाँ रह जाएगा। कंप्लीट है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इसका एक्रोसोम है वो भी यहाँ से इससे पृथक हो जाता है। अब पृथक होने के पश्चात इसके पास बचा क्या, ठीक है, अब इसके पास केवल बचा है तारक केंद्र और केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अब इसके पास यहाँ पर केवल क्या बचा है, तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल बचे हैं, दो होते हैं आपको पता है ये। और इसके अलावा इसमें क्या बचा है, इसके अंदर बचा है उसका केंद्रक, न्यूक्लियस बचा है, ठीक है, न्यूक्लियस। ओके, अब इस केंद्रक को हम, केंद्र क्या करेगा, ये यहाँ से पानी है, ठीक है, और अन्य पदार्थ है उनका अवशोषण शुरू कर देता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो केंद्रक है ये जो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इसका केंद्रक है ये थोड़ा फूल जाएगा, आकार में बड़ा हो जाएगा और इस तरह दिखाई देने लगता है। कंप्लीट है। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि जब निर्माण होता है इसका शीर्ष भाग का, उस दौरान इसमें से पानी कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर पानी का अवशोषण होने से ये केंद्र थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोल देते हैं प्राक केंद्रक। प्राक केंद्रक इसका नाम होता है, या इंग्लिश में हम कह देते हैं प्रोन्यूक्लियाई, इसको हम कह देते हैं प्रोन्यूक्लियाई कह देते हैं। प्राक केंद्रक बन गया। अब ये प्राक केंद्रक देखो यहाँ पर ये है फीमेल केंद्रक है और ये है मेल केंद्रक है। अब क्या होता है, ये यहाँ से इसकी तरफ गमन करेगा, तो ये जो पथ रहेगा, इसका जो रास्ता रहेगा, पाथवे रहेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन पाथ या पाथवे कह सकते हो, यानी इसको हम कह देते हैं भेदन पथ। हिंदी में इसका नाम हो गया भेदन पथ, ठीक है। फिर ये क्या करता है, जो केंद्रक है, ठीक है, ये जो है हमारे पास नर का जो प्राक केंद्रक है, ठीक है, प्राक केंद्रक है, ये इस गति से यहाँ से, तो इसने क्या हुआ देखो, जहां से इंटर कर रहा ना, तो हमने पढ़ा, मान लिया कि इसने यहाँ से इंटर किया है, तो ये पूरा इसका पथ है, ये क्या कहलाएगा, इसका भेदन पथ कहलाएगा। लेकिन ये फिर भेदन पथ से हटकर इस पथ पे गमन करेगा, यहाँ से गमन करके इसके पास आएगा। कंप्लीट है। जब इसके पास ये पहुंचता है तो ये जो पथ है इसका, ठीक है, पेनिट्रेशन पथ से अलग होकर, तो इसका नाम हो जाएगा कॉपुलेशन पथ। कॉपुलेशन पाथवे। कंप्लीट है। कॉपुलेशन पाथवे और पेनिट्रेशन पाथवे, ये दो प्रकार का इसके अंदर हो गया है। अब उसके बाद में क्या होता है कि इसके अंदर भी जो हमने पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होगा, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं सूत्री विभाजन सेकंड, यानी मियोसिस सेकंड है, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो बनेगा क्या बन जाएगा, ये ऊटिड बन जाएगा। अब ये ऊटिड, और ये इसके पास आएगा और इससे जुड़ेगा और जुड़कर क्या बना लेगा, युग्मनज बना लेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है निषेचन के अंतर्गत। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।